बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा सीपीसी का दूसरा लेक्चर है, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने सेक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हमने ऑर्डर्स को डिस्कस करना है। जो पिछले मरतबा मैंने आपको सेक्शंस और ऑर्डर्स के बीच में डिफरेंस बताया था, उसमें एक डिफरेंस और आज आपको एक और बताता चलो कि जो सेक्शंस होते हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए अमेंड हो सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स होते हैं वो कोई भी जो कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, उसको अमेंड कर सकती है। अगर आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर खोल के देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं। सिंध की अपनी अमेंडमेंट होती है, पंजाब की अपनी होती है, केपी की अपनी होती है और बलूचिस्तान की अपनी अपनी अमेंडमेंट होती है। सो ऑर्डर्स कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, बट द सेक्शंस कैन बी अमेंडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जो होती है वो उनको सेक्शंस को अमेंड कर सकती है। हाई कोर्ट्स आर अलाउड टू अमेंड द ऑर्डर्स। आज हमने पढ़ना है ऑर्डर 1 और उसके आगे वाले ऑर्डर्स पढ़ने हैं। ऑर्डर 1 कहता है पार्टीज टू सूट। ऑर्डर 1 इज पार्टीज टू सूट। अब जब भी आप कोई सूट फाइल करते हैं तो उसमें कुछ पार्टीज होती हैं जो आपने लाजमी बतानी होती हैं, या उनकी कौन कौन किस्म कौन कौन काइंड्स की पार्टीज होती हैं, या कौन कौन टाइप्स की पार्टीज बन सकती हैं। सबसे पहले पार्टी होती है नेसेसरी पार्टी, उसके बाद होती है प्रॉपर पार्टी, और उसके बाद होती है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। अब सबसे पहले हम जो लास्ट वाली दो इजी पार्टीज हैं उसको समझ लेते हैं। जो नॉन जॉइंडर होता है, द फोर्थ वन, एक पार्टी है जो एड होनी चाहिए थी पर आपने एड नहीं की, दैट इज कॉल्ड नॉन जॉइंडर पार्टी। ठीक है। और एक होती है मिस जॉइंडर, जो पार्टी आपने बाय मिस्टेक ऐड कर दी है, जिसका प्रोसीडिंग से, जिसका सूट से कोई लेना देना नहीं है, उसको अगर हम ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड मिस जॉइंडर। मिस जॉइंडर का कोई कनेक्शन नहीं होता सूट के साथ, सो बाय मिस्टेक उसको हम ऐड कर लेते हैं। फिर हमने एक एप्लीकेशन देनी है उसको स्ट्राइक आउट करने की, उसका नेम डिलीट करने की। उसके बाद जो पार्टी आती है नेसेसरी पार्टी, मतलब जो फर्स्ट पार्टी होती है नेसेसरी पार्टी। अब नेसेसरी पार्टी कहते हैं लाजिम फरीक, वो फरीक जिसका सूट में होना या सूट में होना लाजिम है। अब कैसे? अब फर्स्ट सपोज ए की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसने कब्जा किया है? बी ने कब्जा कर लिया है। अब पोजीशन किसके पास है? बी के पास है। अब पोजीशन बी किसको क्या करता है? सी को दे देता है, गिफ्ट कर देता है, मतलब किसी भी तरीके से सी को पोजीशन ट्रांसफर कर देता है। तो ए ने किसके अगेंस्ट गया? बी के अगेंस्ट गया। ए गया बी के अगेंस्ट। जब डिक्री ए के फेवर में आ गई, जब वो जाएगा, एग्जीक्यूशन वाले जाएंगे बी के पास कि भाई इसको, इसकी अपनी ज़मीन वापस करो, इसकी प्रॉपर्टी वापस करो। वो तो कहेगा मेरे पास कोई ज़मीन है ही नहीं, वो तो हाथ ऊपर कर लेगा, भाई मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, जो मेरे पास इसकी पोजीशन ही नहीं है, जो ये प्रॉपर्टी जिसको क्लेम कर रहे हैं उसकी पोजीशन तो मेरे पास नहीं है। तो ए को चाहिए था बी और सी दोनों को क्या करे? पार्टी बनाता। तो विदाउट नेसेसरी पार्टी नो इफेक्टिव डिग्री कैन बी पास्ड। इफेक्टिव डिग्री पास करने के लिए आपको नेसेसरी पार्टी का ऐड करना लाजिम होता है, लाइक इन द एज इट कैन बी प्रूव्ड विद दिस एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि आपने कहा बी और सी दोनों को ऐड करना, जिसने आपसे छीन लिया प्रॉपर्टी और जिसके पास पोजीशन है, आपने दोनों को शामिल करना है। उसके बाद होती है प्रॉपर पार्टी। अब प्रॉपर पार्टी कैसे? उसका मकसद क्या होता है प्रॉपर पार्टी का ऐड करने का? कि आपका जो केस है, आपकी जो सूट है, उसको क्या किया जाए? कंप्लीटली एडजुडिकेट किया जाए। ठीक है, उसको प्रॉपरली क्या करें? सुना जाए उसको प्रॉपरली, मतलब केस आपके हक में आ जाए। ठीक है, आपके केस क्या मिल जाए? एक सपोर्ट मिल जाए, एक प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई आप इस्लामाबाद में आते हैं, आप इस्लामाबाद में क्या करते हैं? सीडीए के रिकॉर्ड्स के तहत आप एक ज़मीन खरीद करते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद करते हैं। अब सीडीए के पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मसला आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो आपने सीडीए को पार्टी बनाना है और सीडीए आके वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगी कि हाँ भाई फलाने बंदे ने फलानी तारीख को हमसे ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? ऑर्डर 1 रूल 10 आपको बताता है आपने कोई भी पार्टी को बुलाना है तो आप कैसे बुला सकते हैं। ठीक है, वो मतलब आपको अमेंडमेंट करनी हो पार्टीज में तो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को आपने क्या करना हो? ऐड करवाना हो, ऑर्डर 1 रूल 10। किसी भी पार्टी को डिलीट करवाना हो, ऑर्डर 1 रूल 10। और किसी भी पार्टी को रिप्लेस करवाना हो, ऑर्डर 1 रूल 10 वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अच्छा, उसमें आपने एप्लीकेशन देनी होती है, एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग द नेसेसरी पार्टी। अब अगर नेसेसरी पार्टी को बुला रहे हैं, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने मिस जॉइंडर को आपने निकालना है तो आप एप्लीकेशन देंगे उसको डिलीट कराने की, उसका नाम डिलीट कराने की। और नॉन जॉइंडर कौन होगा? नॉन जॉइंडर अगर आपने नॉन जॉइंडर का आपने एप्लीकेशन देनी है, जो पार्टी आपने क्या देनी है? एप्लीकेशन टू इम्प्लीड द न्यू डिफेंडेंट। अब जब एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद कोर्ट से एक्सेप्ट करती है, आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। तो आपने क्या करना है? एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो गई बाय द कोर्ट, तो आप पहले प्लेन क्या थी? आपने केस किया हुआ था किसके अगेंस्ट? ए ने केस किया हुआ था बी एंड सी के अगेंस्ट, और ये भी दोनों नेसेसरी पार्टी हैं, या इनमें से एक नेसेसरी पार्टी एक प्रॉपर पार्टी है। तो उसमें से एक डी भी नेसेसरी पार्टी थी, डी भी क्या थी? एक नेसेसरी पार्टी थी, पर उसने मिस कर दिया। अब वो उसने क्या किया? एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन टू इम्प्लीट द नेसेसरी पार्टी अंडर ऑर्डर 1 रूल 10।
तो अब यहाँ पे आपने डी को ऐड करना है। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपने उस जो आपकी प्लेंट थी आपने उसको अमेंड करना है। अब अमेंड कैसे करेंगे, पहले लिखा हुआ था आपने पैरा 1 कि भाई ये डिफेंडेंट होंगे, तो आपने अब उसमें क्या करना है, पैरा 1A क्लास ऐड करना है। पैरा 1A क्लास ऐड करके आपने कोर्ट में सबमिट करवानी है। और जो आपका केस होता है या सूट होता है उसका फाइनल डिसीजन कहाँ पे आता है, ऑन लास्ट अमेंडेड प्लेंट। जब आपकी प्लेंट अमेंड होती रहती है, जो लास्ट अमेंडेड प्लेंट होती है उसके तहत आपके केस का फैसला आता है। फॉर सपोज एक केस चल रहा है कोर्ट में, डिफेंडेंट क्या होता है, डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम उसके बेटे को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं। तो उसमें हम यही करेंगे कि भाई उसका पैरा 1 में क्या था, उसका वालिद साहब डिफेंडेंट थे, अब उसके पैरा 1A में कौन डिफेंडेंट होगा, उसका बेटा डिफेंडेंट होगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टीज टू द सूट। जो पार्टीज होंगी सूट में वो कौन कौन सी होंगी, सो ये 4 पार्टीज होंगी। अगर आपने किसी पार्टी को गलत से मैं क्या कहते हैं इम्प्लीट कर दिया है, सॉरी गलत से ऐड कर दिया है, या आपने गलती से आपसे वो रह गई है, तो उसके बिना पे आपकी सूट डिसमिस नहीं होगी। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं इम्प्लीटिंग की। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर 1, और इसमें हमने मेन चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, आप ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं। किन चीज़ों में अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्टीज को ऐड करने में, पार्टीज को स्ट्राइक आउट करने में, पार्टीज को रिप्लेस करने में। सो दिस वाज द टोटल स्कीम ऑफ द ऑर्डर 1 रूल 10। ये जो सारा कुछ हमने पढ़ा ये था पार्टीज के बारे में, कि पार्टीज जो होंगी सूट में कौन कौन सी होती हैं। तो 4 किस्म की पार्टीज थी। अब हम जा रहे हैं फ्रेम ऑफ द सूट। अब सूट को हम जब फ्रेम करते हैं तो क्यों फ्रेम करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं आपस में, जिनका कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे, उसके ऊपर हमने फैसला देना है, एक फाइनल डिक्री देनी है, और फाइनल डिक्री देने के बाद ताकि उसके ऊपर दोबारा लिटिगेशन ना हो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, सूट को फ्रेम करते हैं और उसके ऊपर हम कोर्ट क्या करती है, फैसला देती है। सो दिस इज अ सिंपल बेसिक थिंग। और उसके बाद कहते हैं इसका जो रूल 2 है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल इन द ऑर्डर 2। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट रूल है ऑर्डर 2 में, बट रेस्ट आर द नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, रूल 2 इंपॉर्टेंट है। तो हम रूल 2 को फोकस करेंगे थोड़ा बहुत। सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। जब आप सूट लिखते हैं या जब सूट आप बना रहे होते हैं, जब सूट आप फाइल कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने सब जो आपका क्लेम है वो सारा का सारा आपने क्या करना है, क्लेम मतलब आपने डिमांड करना है। आपने कोर्ट में वो सारा का सारा क्लेम दावा जो भी आपको कहते हैं क्लेम, जो भी प्रेयर बनती है वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, क्लेम करनी है। और वो आप कुछ आपसे मिस हो गया तो आफ्टर द डिक्री ऑफ द सूट यू कैन नॉट क्लेम दैट। अच्छा, एक बंदा है हबीब। अब हबीब ने क्या किया है, इस्माइल को प्रॉपर्टी दी है रेंट पे 2019, 2020 और 2030, मतलब एक ईयरली रेंट पे दी है, और वो उस प्रॉपर्टी में तकरीबन 3-4 साल से रह रहे हैं। अब जब 2019, 2020 और 2021 में उसने क्या किया है, रेंट नहीं दिया, मतलब ये 3 सालों का उसका रेंट क्या है, मिसिंग है। किसका मिसिंग है, इस्माइल का। इस्माइल को प्रॉपर्टी किस पे दी गई थी, रेंट पे दी गई थी। अब हबीब क्या करता है, 2022 में जाके उसके खिलाफ क्या करता है, सूट फाइल करता है, और उसमें सर कौन सी चीज़ क्लेम करता है, 2019 का जो रेंट है उसको क्लेम करता है, और 2020 और 2021 वाला क्या कहते हैं रेंट वो क्लेम नहीं करता। उसने वो क्या कर दिया, मिस कर दिया। जब अब डिक्री आ जाएगी तो आपने फिर ये क्लेम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब हमने पिछले सेक्शन 12 में हमने किसको पढ़ा था, रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 में हमने रेस जुडिकाटा पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि भाई रेस जुडिकाटा के 3 टाइप्स होते हैं, एक जनरल, एक स्पेशल, और तीसरी क्या थी, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के तहत हमने जो क्लेम मिस कर दिया, अब जब डिक्री आ गई कोर्ट से और किसी उस सूट पे, तो हम दोबारा उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। दिस इज अ बार टू द फर्दर सूट। अब क्या रूल 6 क्या बताते हैं, सेपरेट ट्रायल्स होंगे। अब सेपरेट ट्रायल्स कैसे होते हैं, अब कोई बंदा एक प्लेंटिफ ज्यादा है, डिफेंडेंट ज्यादा है किसी भी केस में, तो कोर्ट उनके ऑर्डर कर सकती है अलग अलग से कि भाई इनका अलग अलग ट्रायल लिया जाएगा, इनका अलग अलग मतलब कुछ वैसा बना देगी कि भाई अगर पहले 6 वाले जो डिफरेंट है वो इस हियरिंग को आएंगे, उनका ये ट्रायल चलेगा, जो बाकी वाले जो 6 है उनका ये ट्रायल चलेगा, और जो उसके बाद वाले 6 या 5 है उनका ये ट्रायल चलेगा। मतलब अगर कोर्ट उसको मतलब एक ही ट्रायल चलाने पे कोर्ट नहीं समझती कि हम उसका सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे जस्टिस को, तो क्या करती है, सेपरेट ट्रायल्स का हुक्म देती है। उसके बाद ऑर्डर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्लीडर, कि आपने प्लीडर कैसे अपॉइंट करना है। दिस इज अगेन अ सिंपल, वेरी सिंपल ऑर्डर। उसके बाद है ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अब सूट्स की शुरुआत कहाँ से होती है, सूट्स की शुरुआत कहाँ से होती है, प्लेंट से होती है। कहाँ से होती है, प्लेंट से होती है। कमेंसमेंट पॉइंट, दिस इज द कमेंसमेंट पॉइंट फॉर द सूट्स। अच्छा, उसके बाद जब ऑर्डर 6 पढ़ेंगे और ऑर्डर 7 को पढ़ेंगे, तब हमने प्लेंट को
बिल्कुल क्या पढ़ना है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना है कि प्लान में क्या होना चाहिए, प्लान में किसका एड्रेस होना चाहिए, किसका एड्रेस नहीं होना चाहिए, और कौन सा एड्रेस कैसे होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा क्लेम आप क्लेम कर सकते हो। तो सारे के सारे जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमें ऑर्डर 7 बताता है, ठीक है। तो हमने वो जाके आगे प्लान में पढ़ने हैं। ऑर्डर 4 के बाद आता है ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। इस जो सीपीसी में जो ऑर्डर है 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ऑर्डर 5 एंड सेक्शन 27 ये समन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। समन क्या होता है? समन बेसिकली आप डिफेंडेंट को बताते हैं कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, आए आप अपना हक के दिफा इस्तेमाल करें। तो आपको एक्स पार्टी होने से बचाने के लिए आपको क्या होता है, समन सर्व होता है। अगर आप कोर्ट में नहीं आते, अगर आप समन सर्व होने के बाद आप नहीं आते कोर्ट में, तो वो केस आपके अगेंस्ट डिसाइड हो जाता है। जिसने आपके ऊपर केस करवाया हुआ होता है, जो प्लेंटिफ होता है, उसके हक में केस चला जाता है। तो समन आपको इस वजह से दिया जाता है कि आपको हक के दिफा मिल जाए, और उसके साथ साथ आपको उसका आपकी जो डिग्री है, आप आए आप उस डिग्री को अपने अब क्या कहते हैं, सॉरी, आपके अगेंस्ट जो केस हुआ है उसको आप आगे क्या करें, डिफेंड करें। तो अगर आपको समन नहीं मिलता तो उसके लिए हम अलग आगे से पढ़ेंगे। जब समन नहीं मिलता, जब समन ड्यूली सर्व नहीं होता, या समन जब लेट सर्व होता है, उसका क्या इम्पेक्ट होता है। लेकिन समन का मेन पर्पज क्या होता है कि भाई आपने डिफेंडेंट को हाजिरी, डिफेंडेंट की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको समन भेजते हैं ताकि उसे पता लग जाए कि आपके अगेंस्ट कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, अब सम्मान का हमें मकसद पता है। सम्मान का मकसद क्या होता है? टू अवॉइड एक्स पार्टी। उस जो डिफेंडेंट होता है, अगर वो केस में जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग होती है उस दिन नहीं आता, मतलब वो केस में आ ही नहीं रहा, ठीक है, हियरिंग्स में अपीयर ही नहीं हो रहा, तो वो क्या बन जाता है, एक्स पार्टी बन जाता है। फिर उसके अगेंस्ट क्या होता है, फैसला हो जाता है। अब जो सम्मन होता है उसमें क्या लिखा होता है, कोर्ट नेम लिखा होता है, टाइटल ऑफ सूट लिखा होता है, डेट ऑफ हियरिंग लिखी होती है, कब आना है कब नहीं आना, वो सब कुछ में सम्मन में मेंशन होता है डिफेंडेंट के लिए। उसके बाद जो सम्मन है वो जज साइन करता है, या जज को ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करता है जो वो साइन करता है, और उसको स्टैम्प लगाता है, किसकी, सील लगाता है, दैट इज सील्ड बाय द सील ऑफ द कोर्ट, और उसको सील लगाने के बाद डिफेंडेंट की तरफ भेजा जाता है। अब सम्मन की कितनी कापीज होती हैं? सम्मन की 3 कापीज होती हैं। एक वो कापी जो डिफेंडेंट को दी जाती है, ठीक है। एक वो कापी जो प्रोसेस सर्वर किससे बोलते हैं, जो समन को ले जाता है, उर्दू में उसे क्या बोलते हैं, प्यादा बोलते हैं। प्रोसेस सर्वर क्या करता है, समन को लेके जाता है और जो डिफेंड होता है उससे दिखाता है, और उससे पीछे मतलब बैक साइड पे क्या करवाता है, इंडोर्समेंट करवाता है कि हाँ भाई मुझे रिसीव हो गया है समन, ठीक है। समन रिसीव होगा, वो आगे कोर्ट में अप्लाई सबमिट करवाएगा, और एक कापी उसे दे के आएगा, और एक कापी वो एक्स्ट्रा रखते हैं रजिस्ट्री के लिए, भाई बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम उसको टीसीएस वगैरह कर दें। तो ये 3 कापीज होती हैं जो समन्स वगैरह के लिए रखी जाती हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ समन। अब टाइप्स ऑफ समन जो प्रोसेस सर्वर है वो खुद जाएगा, ठीक है, असालतन क्या कहते हैं, पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस मतलब वो खुद जा रहा है और खुद जाके डिफरेंट में दे के आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल सर्विस। उसके बाद होता है संबंध बाय रिप्रेजेंटेटिव और सर्विस बाय, उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कोई भी होता है, उसके जरिए अगर हम किसी होते हैं वो घर में जाते हैं, भाई संबंध, वो बंदा खुद डिफरेंट नहीं है लेकिन उसके उसी के किसी रिश्तेदार को या घर वाले को दे के आते हैं, तो दिस इज द सेकंड टाइप, सर्विस बाय रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद तीसरा आता है अफिक्सेशन। मतलब बंदा भी घर में नहीं है, उसका कोई और भी बंदा, और क्या कहते हैं, बंदा खुद घर में नहीं है और उसके रिश्तेदार वगैरह भी घर में नहीं है, तो क्या करते हैं, उसके बाहर दीवार पे चिपका के आते हैं, चिस्पान की करके आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफिक्सेशन। उसके बाद जो चौथा होता है वो होता है न्यूज़पेपर वगैरह सब्सटीट्यूशन सर्विस। मतलब बंदे को हमने बुलाया, सम्मान के जरिए वो नहीं आया, उसको पर्सनल। अब सम्मन किसी तरीके से सर्व नहीं हुआ, ना पर्सनल सर्विस हुई है, ना उसके किसी रिश्तेदार को दिया गया है, और ना ही उसके जो बाहर क्या कहते हैं अफिक्सेशन की गई है वो भी उसको मतलब उससे भी उसको पता नहीं लगा। फिर हम न्यूज़पेपर में देते हैं उसका इश्तिहार। सम्मन को हम किस में पब्लिश करते हैं, दिस इज अ सब्सटीट्यूशन सर्विस। तो ये 4 टाइप्स होते हैं। अब जब सम्मन सर्व हो जाता है, जब सम्मन सर्व होने के बाद जो प्रोसेस सर्वर होता है वो आके कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, और जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है वो बाय उसकी उससे ओथ ली जाती है, ठीक है। उसका जो बयान रिकॉर्ड किया जाता है ओथ रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो आके बताएगा कि भाई मैंने उसे खुद दे दिया है, ठीक है, उस बंदे ने खुद रिसीव किया है, उसके घर वालों ने रिसीव किया है, ठीक है, उसके दीवार के बाहर में अफिक्स करके आया हूँ, और या कोई ये 3 तरीके नहीं थे, तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगी। तो उसके मुताबिक कोर्ट फिर आगे कार्रवाई करती है। जो इंडोर्समेंट होती है, जो पीछे इंडोर्समेंट करवा के आता है प्यादा, या जो प्रोसेस सर्वर होता है जो इंडोर्समेंट करवा के आता है, उसके मुताबिक क्या होती है, आगे कार्रवाई होती है। समन इस वजह से सर होता है कि डिफेंडेंट को पता लग जाए कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, तो मैं आके उसका अपना हक के दिफा इस्तेमाल करूँ, आके उसको अपने डिफेंस में मैं अपना कोई प्लीडर ले आऊँ, खुद आ जाऊँ, ठीक है। अगर बंदा खुद आ रहा है,
बंदा खुद आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन पर्सन कहते हैं। अगर वो किसी और को ला रहा है, लाइक प्लीडर, लाइक कोई पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब आप किसी को वकील को आप क्या कहते हैं, हायर करते हैं, तो वो अगर वकील भी आता है तो आप एक्स पार्टी तब भी नहीं होते, ठीक है। या आप में खुद आना चाहिए या आपके वकील वगैरह को आना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द समन्स। थैंक यू।